नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप एक बिगनर हो, तो कभी आपने मार्केट में सुना होगा कि किसी फलाने कंपनी ने डेप्थ रीस्ट्रक्चर किया है और जैसे ये मार्केट में न्यूज जाती है, तो मार्केट तुरंत में उस कंपनी का शेयर रिएक्शन देता है। कभी उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाने लगता है या फिर कभी-कभी उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे चला जाता है। न्यूज चैनल वाले बोलते हैं, बैंक्स ने हेयर कट लिया है और लोन टेनर एक्सटेंड हुआ है, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हुआ है। पर सवाल ये है ही नहीं। हमारा सवाल है कि डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग होता क्या है? क्या ये कंपनी के लिए गुड न्यूज होती है या फिर वार्निंग साइन होता है? आज हम डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग को जीरो से डीप लेवल तक समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर है, तो सबसे पहले आपके फाउंडेशन क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज डेप्थ। देखिए, अगर कोई भी कंपनी अपना बिजनेस रन करना चाहती है, तो बिजनेस रन करने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है? वो जरूरी होता है फंड, यानी मनी। तो कंपनी बिजनेस रन करने के लिए फंड कहां से रेज करती है? आपको पता है, वो दो तरीके से कंपनी फंड रेज करती है, एक इक्विटी, दूसरा डेप्थ। इक्विटी का मतलब होता है शेयर इश्यू करके, डेप्थ का मतलब होता है लोन लेके। देखिए, डेप्थ का सिंपल मतलब समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, कंपनी को जब भी फंड की जरूरत होती है ना, तो वो बैंक से लोन लेकर या फिर बॉन्ड होल्डर से पैसा लेती है और उस कंपनी को इंटरेस्ट या प्रिंसिपल रीपेमेंट अमाउंट करना होता है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी का मैनेजमेंट बिजनेस रन करने के लिए 1000 करोड़ बैंक से लोन लेती है। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है और उस कंपनी ने इंटरेस्ट रेट 10% पर 1000 करोड़ लिया है, तो कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो उसका कुछ हिस्सा यानी 100 करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट में चला जाएगा। अगर उस कंपनी का बिजनेस लो हुआ और उस कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ किसी ईयर में, और उस वजह से उस कंपनी का जो कैश फ्लो है ना, वो वीक हो गया, तो लोन रीपेमेंट करना मुश्किल हो सकता है। तो यहां एंट्री होती है डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग का। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक पर। वो टॉपिक है व्हाट इज अ डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग, यानी डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। तो देखिए, डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग की हम सिंपल डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जब कंपनी और लेंडर मिलकर दोनों एग्जिस्टिंग लोन, यानी उस कंपनी पर ऑलरेडी लोन है, उसी लोन को मॉडिफाई करते ताकि कंपनी अच्छे से सर्वाइव कर सके, उसे डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग बोला जाता है। लोन टर्म चेंज हो सकता है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, टेनोर, प्रिंसिपल अमाउंट, रीपेमेंट शेड्यूल, डेब्ट टू इक्विटी कन्वर्सन। ये एक नेगोशिएशन प्रोसेस होता है। अब हम एक डिटेल एग्जांपल लेकर डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम एबीसी इंफ्रा लिमिटेड कंपनी है। अब वो कंपनी बिजनेस एक्सपांड करना चाहती है। मान लीजिए वो कंपनी बॉम्बे में, वो दिल्ली, हैदराबाद ऐसी जगह पर अपनी कंपनी का आउटलेट ओपन करना चाहती है या फिर कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं वहां से। तो उसके लिए लगता है फंड। तो फंड है ना, उस कंपनी ने बिजनेस एक्सपांड करने के लिए 1000 करोड़ का लोन बैंक से लिया और वो 10% इंटरेस्ट रेट पर लिया। तो अब मुझे बताइए, अगर उस कंपनी ने एक्सपांड करने के लिए 1000 करोड़ लिया, तो उसे बैंक को लोन इंटरेस्ट के तौर पर कितना पे करना होगा? एवरी ईयर 100 करोड़। तो मान लीजिए ये कंपनी शुरू शुरू में बिजनेस अच्छा रन कर रही है, उसको कंटिन्यूसली प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कुछ महीनों बाद ये कंपनी कंस्ट्रक्शन इसमें या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करती है और उस समय कंस्ट्रक्शन डिमांड गिर गए, प्रोजेक्ट डिले हो गए, तो उस वजह से उस कंपनी का कैश फ्लो स्लो हो जाएगा। अब कंपनी का एनुअल प्रॉफिट हो गया 80 करोड़। अब मुझे बताइए, अब प्रॉब्लम क्या आएगा? देखिए, इंटरेस्ट ही 100 करोड़ पे करना है, लेकिन कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है? 80 करोड़। यानी कंपनी इंटरेस्ट भी कवर नहीं कर पा रही है। यहां
डिफॉल्ट का रिस्क हो सकता है। देखिए जब कोई कंपनी डिफॉल्ट रिस्क पे होती है ना, तब क्या होगा आपको पता है। देखिए एबीसी इंफ्रा लिमिटेड बैंक से लोन लिया, तो बैंक के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक कंपनी को डिफॉल्ट डिक्लेयर करके लीगल एक्शन ले, सेकेंड लोन रिस्ट्रक्चर करके कंपनी को सर्वाइव करने का चांस देती है। देखिए आप मुझे बताइए, अगर बैंक को लगता है कि एबीसी इंफ्रा लिमिटेड कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा है और वो लॉन्ग टर्म में रिकवर कर सकता है, तो रिस्ट्रक्चरिंग चूज करेगा। अब हम रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बैंक एबीसी इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के साथ एक डील करेंगी, मतलब कि बैंक ने एबीसी इंफ्रा लिमिटेड को पहले कितने परसेंट से लोन दिया था, 10% से, तो बैंक क्या बोलेगी 10% से घटाकर हम 6% कर देंगे, और जो लोन का टेन्योर था वो 5 साल था, तो अब हम 5 साल से 10 साल कर देंगे, यानी टेन्योर बढ़ा देंगे, और जो 200 करोड़ है ना वो प्रिंसिपल हेयर कट कर दिया जाएगा। अब हम कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए रिमेनिंग लोन रहा उस कंपनी पर 800 करोड़, अब इंटरेस्ट रेट 6% करोड़, मतलब कि कंपनी को 48 करोड़ पर ईयर पे करना होगा। अब कंपनी का प्रॉफिट कितना है आप मुझे बताइए, एबीसी इंफ्रा लिमिटेड कंपनी का प्रॉफिट कितना था, 80 करोड़। तो अब मुझे बताइए इंटरेस्ट रेट 48 करोड़ पे करना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट रेट 48 करोड़ देने के बाद भी कंपनी के पास 32 करोड़ बच रहा है, तो अब सर्वाइवल पॉसिबल है। तो इसी को बोला जाता है डेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो सबसे पहले हमने समझा कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ डेट रिस्ट्रक्चरिंग, यानी जब कोई कंपनी डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस फॉलो करती है तो उसके कितने टाइप्स होते हैं। देखिए फर्स्ट टाइप होता है इंटरेस्ट रेट रिडक्शन, सेकेंड टाइप होता है टेन्योर एक्सटेंशन, और थर्ड टाइप होता है मोराटोरियम पीरियड, और फोर्थ टाइप होता है प्रिंसिपल हेयर कट, और फिफ्थ टाइप होता है डेट टू इक्विटी कन्वर्जन। अब हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग के टाइप्स को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टाइप्स होता है इंटरेस्ट रेट रिडक्शन। देखिए मान लीजिए इस कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, वो कितनी भी अमाउंट हो सकती है, लेकिन वो लोन 10% इंटरेस्ट रेट पर लिया है, तो कंपनी का ज्यादातर प्रॉफिट सिर्फ इंटरेस्ट रेट चुकाने में जा रहा है, तो जिस वजह से कंपनी डिफॉल्ट रिस्क पे आ चुकी है। तो बैंक कंपनी के साथ एक डील करती है और वो कंपनी को डेट रिस्ट्रक्चरिंग चूज करने बोलती है, जिसमें सबसे फर्स्ट टाइप होता है कंपनी देती है उनको ये ऑप्शन इंटरेस्ट रेट रिडक्शन, यानी कंपनी है ना 10% पर जो लोन लिया है वो इंटरेस्ट रेट कम करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कंपनी ने कुछ अमाउंट 10% पर लिया है, तो कंपनी क्या करेंगी, सीधा उस इंटरेस्ट रेट को 10% से 7% पर कर लेगी। इसका मतलब है कि जो कंपनी पर ईयरली इंटरेस्ट बर्डन होता था वो इंटरेस्ट रेट बर्डन अब कम हो जाएगा। सेकेंड टाइप है टेन्योर एक्सटेंशन। देखिए मान लीजिए कंपनी ने बैंक से कुछ लोन लिया है, तो जो लोन का टेन्योर था वो पहले 5 साल का था, लेकिन जब कंपनी या बैंक कंपनी के साथ डील करती है डेट रिस्ट्रक्चरिंग का, तो उस समय टेन्योर एक्सटेंशन होता है, मतलब कि जो पहले लोन 5 साल में कंपनी को पे करना होता है बैंक को, तो वो टेन्योर 5 साल से 10 साल तक हो जाता है, मतलब कि अब कंपनी को लोन 10 साल तक क्लियर करना है। तो टेन्योर एक्सटेंशन में ईएमआई कम हो जाती है और जो प्रेशर पहले कैश फ्लो पर होता था तो वो प्रेशर कम हो जाता है। थर्ड टाइप है मोराटोरियम पीरियड। देखिए जब बैंक कंपनी के साथ डील करते हैं डेट रिस्ट्रक्चरिंग का, तो कंपनी है ना मोराटोरियम पीरियड देती है, मतलब कि कंपनी ने जो बैंक से लोन लिया है तो कुछ टाइम तक वो प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट स्टॉप की जाती है, और कंपनी को सिर्फ कुछ दिनों तक या फिर कुछ महीनों तक सिर्फ इंटरेस्ट पे करना होता है। ये कभी कभी डिफर भी होता है। फोर्थ टाइप है प्रिंसिपल हेयर कट। देखिए प्रिंसिपल हेयर कट सबसे कंट्रोवर्शियल होता है। मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी ने बैंक से लोन लिया है और वो लोन कितना भी हो सकता है, कितनी भी अमाउंट हो सकती है, लेकिन कंपनी जो लोन पे कर रही है या फिर जो कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है
प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट रेट चुकाने में जा रहा है, तो जिस वजह से कंपनी में फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है और उस वजह से कंपनी सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो बैंक कंपनी के साथ एक डील करती है और बैंक कंपनी को एक ऑप्शन देती है जिसे डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग बोला जाता है। तो डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग में ये प्रिंसिपल हेयर कट होता है। तो बैंक बोलती है कि कंपनी आपने हमसे 1000 करोड़ का लोन लिया है, पर रियलिस्टिकली 600 करोड़ ही रिकवर हो सकता है, तो 400 करोड़ राइट ऑफ करेंगे। इससे हेयर कट बोला जाता है, यानी प्रिंसिपल हेयर कट बोला जाता है। पांचवा टाइप है डेब्ट टू इक्विटी कन्वर्जन। देखिए, जब कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है तो बैंक क्या करती है, उस लोन को शेयर में कन्वर्ट करती है। मतलब कि कंपनी के जो भी शेयर्स है वो अब उनके पास भी होंगे, तो कंपनी का डेब्ट कम हो जाएगा और अब बैंक उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। इससे डाइल्यूशन होता है। तो दोस्तों, आपने न्यूज में बहुत बार सुना होगा कंपनी ने अपना डेब्ट रिस्ट्रक्चर किया है, लेकिन हमारा यह सवाल नहीं है। यह सवाल है कि डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। जब कोई कंपनी किसी बैंक से डेब्ट लेती है तो सिंपल उस डेब्ट को रीपे क्यों नहीं करती, उस कंपनी को डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग करना क्यों जरूरी होता है। देखिए, जब कोई कंपनी डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग करती है ना, तो उसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। तो चलिए इसको लॉजिकली हर रीजन को समझने की कोशिश करते हैं, वो भी सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। सबसे कॉमन रीजन होता है बिजनेस स्लोडाउन। मान लो एक कंपनी है और वो कंपनी बिजनेस एक्सपांड करने के लिए 1000 करोड़ का लोन बैंक से ले रही है। बिजनेस अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ समय बाद डिमांड गिर गई, रॉ मटेरियल महंगे हो गए और कंपटीशन बढ़ गया। अब क्या होगा, अब जो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था वो प्रॉफिट कम होगा। अब इंटरेस्ट पेमेंट सेम है। देखिए, कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, उसको बैंक से कुछ मतलब नहीं होता है। तो इंटरेस्ट रेट जो भी है वो कम नहीं होगा, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट चुकाने में सबसे ज्यादा जाएगा। जब कंपनी की अर्निंग कम हो जाती है तो उस कंपनी के कैश फ्लो पर प्रेशर पड़ता है, तो यहां से प्रेशर स्टार्ट होता है, जिस वजह से बिजनेस स्लो डाउन होता है। इस वजह से कभी कभी कंपनी डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग करती है। सेकेंड रीजन है कैश फ्लो क्राइसिस। देखिए, प्रॉफिट और कैश फ्लो ये दोनों अलग चीजें होती है। कंपनी कभी कभी अकाउंटिंग प्रॉफिट दिखा रही होती है, पर कभी कभी उनके पास एक्चुअल कैश नहीं आ रहा होता है। अगर वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गया या कस्टमर जो पेमेंट होते हैं वो लेट कर रहे हैं, तो जो कंपनी की ईएमआई होती है तो ईएमआई पे करना भी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी को ब्रीथिंग स्पेस देता है। थर्ड रीजन है इंडस्ट्री डाउनटर्न। देखिए, कभी कभी पूरा मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा होता है, जिस वजह से हर सेक्टर की कंपनी के स्टॉक्स भी गिरते हैं, यानी पूरा सेक्टर क्राइसिस में चला जाता है। जैसे कि रियल एस्टेट स्लोडाउन, स्टील साइकिल क्रैश, एविएशन लॉसेस। ऐसे टाइम पर जो भी इवन गुड कंपनी होती है ना, वो भी उस समय स्ट्रगल करती है। तो बैंक समझता है कि ये जो प्रॉब्लम आई है वो टेम्पररी है, तो इसीलिए लोन टर्म मॉडिफाई कर देता है। फोर्थ रीजन है बैंक्रप्सी। लेकिन जब कोई कंपनी डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग करती है तो वो कंपनी बैंक्रप्सी बचने के लिए ये डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग करती है। देखिए, मान लीजिए एक कंपनी, अगर कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है तो उस कंपनी को बैंक का लोन रीपे करना होता है। अगर कंपनी बैंक का लोन रीपे नहीं करेगी तो बैंक उस कंपनी को डिफॉल्ट घोषित करेगी। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि उस कंपनी पर लीगल एक्शन होगा, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस होगा और उस कंपनी के जो भी शेयर होल्डर है उन सारे लोगों का नुकसान होगा। तो बैंक और कंपनी दोनों एक साथ एक डील करते हैं जिसे डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग बोला जाता है। रिस्ट्रक्चरिंग एक मिडल पाथ होता है। देखिए, कोई भी बैंक टोटल लॉस नहीं चाहती और कंपनी, जो कंपनी है ना जिसने बैंक से लोन लिया है, वो कंपनी भी कभी नहीं चाहती कि मैं अपना कंपनी को लॉक लगा दूं, यानी कंपनी बंद कर दूं। तो दोनों मिलकर एक बेस्ट सॉल्यूशन निकालते हैं और उस सॉल्यूशन को ही बोला जाता है डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग। तो समझ में आया कि कंपनी डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग क्यों करती है। फिफ्थ रीजन है ओवर लिवरेज।
देखिए जो कंपनी है ना, कभी कभी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बैंक से ज्यादा लोन ले लेती है। कंपनी को अगर कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो ये गुड साइन होता है, लेकिन कभी कभी कंपनी को नो लॉस नो प्रॉफिट होता है। मतलब कि जब ग्रोथ एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होती है तो ये डेप्थ है ना, बर्डन हेवी लगने लगता है कंपनी को। तो कंपनी और बैंक दोनों एक साथ डील करते हैं, जिसे डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग बोला जाता है। तो डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग से उस कंपनी का इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, और कंपनी ने जो अमाउंट ली थी, मान लीजिए 1000 करोड़ का डेप्थ बैंक से लिया है, और वो 1000 करोड़ 5 ईयर के लिए लिया है, तो अब डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होगा, ये 1000 करोड़ का जो 5 ईयर था अब वो 10 ईयर हो जाएगा, यानी पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा रीपेमेंट का। कभी कभी बैंक डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग में प्रिंसिपल हेयर कट भी करती है, इसे कंपनी का सर्वाइवल चांस बढ़ जाता है। तो दोस्तों, जब कोई कंपनी डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस करती है तो नॉर्मली लोग, मैं और आप, सोचते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बैड चल रही है, यानी कंपनी क्राइसिस में है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार कंपनी डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस करने के बाद उस कंपनी का शेयर का प्राइस गिरने के बजाय ऊपर जाने की कोशिश करता है या फिर ऊपर चला जाता है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब कोई कंपनी डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस करती है तो उसके बाद उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, उसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। तो हम कुछ रीजन को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रीजन है द रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी इज रिड्यूस। जब कोई कंपनी डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग करती है तो उस वजह से उस कंपनी का बैंक्रप्सी का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है और कंपनी सर्वाइवल मोड पर आ जाती है। अगर कोई कंपनी या फिर किसी कंपनी पर हेवी डेप्थ है या फिर वो कंपनी हेवी डेप्थ में थी और डिफॉल्ट का रिस्क भी था, तो मार्केट ऑलरेडी वॉरेस्ट केस सिनेरियो प्राइस में डल चुका था। जब कोई कंपनी डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस करती है तो इमीडिएट बैंक्रप्सी का रिस्क कम हो जाता है, कंपनी का सर्वाइव करने का चांस मिल जाता है। डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग से कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट बर्डन था वो कम हो जाता है, जिस वजह से अगर कंपनी सर्वाइवल मोड पर है और उस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है तो वो कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट जनरेट करेगी और कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। इस वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव साइन जाता है, जिस वजह से मार्केट में उस कंपनी रिलेटेड पॉजिटिव साइन होने की वजह से डिमांड क्रिएट होती है और डिमांड क्रिएट होने की वजह से वो कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाने लगता है। क्योंकि देखिए, जब जीरो होने का रिस्क कम हो जाता है तो शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाने की कोशिश करता है। सेकेंड रीजन है द इंटरेस्ट बर्डन इज रिड्यूस। जब कोई कंपनी डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग करती है तो डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग में इंटरेस्ट बर्डन कम हो सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा या इंटरेस्ट बर्डन कम होगा तो मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होगा उस कंपनी के रिलेटेड, तो उस स्टॉक में डिमांड क्रिएट हो सकती है। अगर बैंक इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करता है या फिर उस कंपनी ने बैंक से जितना लोन लिया है और उसका जो टेन्योर 10 ईयर था, अगर बैंक वो टेन्योर एक्सटेंड करता है तो ईयरली इंटरेस्ट कंपनी का एक्सपेंस कम हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए पहले इस कंपनी का इंटरेस्ट 300 करोड़ था, तो जैसे ही उस कंपनी ने डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस किया तो उसके बाद उस कंपनी का इंटरेस्ट रेट 180 करोड़ हो गया। ये डायरेक्टली उस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इंप्रूव करता है, फ्यूचर अर्निंग बेटर दिखती है और मार्केट फ्यूचर को प्राइस करता है, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव साइन होता है और पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होने की वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस अपसाइड मूवमेंट देने की कोशिश करता है। और जो बाहर के इन्वेस्टर है वो इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। थर्ड रीजन है डेप्थ रिडक्शन इक्वल बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग। देखिए, अगर कोई भी कंपनी का डेप्थ रिडक्शन होगा तो उस कंपनी का बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग होगी,
देखिए कभी कभी किसी कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, मान लीजिए इस कंपनी ने बैंक से 1000 करोड़ का लोन लिया है, तो बैंक है ना कंपनी का हेयर कट करता है, मतलब कि कभी कभी कंपनी 300 करोड़ या 400 करोड़ माफ कर सकती है, जिसे हेयर कट बोला जाता है। और कभी कभी कंपनी है ना डेब्ट इक्विटी में कन्वर्ट करती है, मतलब कि मान लीजिए अगर इस कंपनी ने बैंक से 1000 करोड़ का लोन लिया है, तो कंपनी बैंक को ऑफर कर सकती है या फिर बैंक कंपनी से ऑफर करती है कि 300 करोड़ का जो डेप था अब वो शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कंपनी के जितने शेयर 300 करोड़ के हैं वो अब बैंक के हो जाएंगे। तो इससे कंपनी का जो टोटल डेप्थ है वो कम हो जाता है और कंपनी की जो डेप्थ टू इक्विटी रेशियो है वो इंप्रूव होने लगती है और उस कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो बेटर होने लगता है और उस वजह से उस कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग बैलेंस शीट का मतलब लोअर फाइनेंशियल रिस्क, मार्केट को स्टेबिलिटी पसंद होती है, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस अपसाइड मूवमेंट कर सकता है। फोर्थ रीजन है फ्रेश स्टार्ट स्टोरी। देखिए जब कोई कंपनी डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस करती है तो वो कंपनी फ्रेश होती है, मतलब कि जब कोई कंपनी स्टार्ट करती है ना तो उसी तरह ये भी कंपनी अभी सिर्फ स्टार्ट हो रही है, ऐसे समझने का अपने को। तो जब कोई कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग करती है तो उसके बाद कंपनी टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है। देखिए जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं या फिर बिग इन्वेस्टर होते हैं वो सोचते हैं कि अब कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो पूरी तरह से क्लीन है, कंपनी क्लीन बैलेंस शीट के साथ नई शुरुआत होगी। तो देखिए आपको यह समझना होगा जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि फ्यूचर में वो अच्छे से रन हो पाएगी क्या नहीं। तो उसी तरह जब कोई कंपनी डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग करती है तो ये जरूरी नहीं कि फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, लेकिन आपको यह समझना होगा कि टर्न अराउंड स्टोरी में कभी भी हाई रिस्क होता है, लेकिन आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो जहां हाई रिस्क होता है वहां आपको हाई रिवॉर्ड भी मिल सकता है। और जब कोई फ्रेश स्टार्ट स्टोरी होती है, मतलब कि जब कोई कंपनी डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस करती है तो उसमें या फिर उस कंपनी में स्पेकुलेटिव बाइंग स्टार्ट हो सकती है, मतलब कि जो ऑपरेटर होते हैं ना वो अपने हिसाब से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर या फिर नीचे लेकर जा सकते हैं। फिफ्थ रीजन है न्यू इन्वेस्टर एंट्री। देखिए कभी कभी कंपनी डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस करती है, उसके दौरान न्यू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर या स्ट्रॉन्ग प्रमोटर की एंट्री होती है उस कंपनी में, जिस वजह से मार्केट में उस कंपनी रिलेटेड कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और मार्केट को लगता है कि अब उस कंपनी का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है या एग्जीक्यूशन है ना वो इंप्रूव हो सकता है, जिस वजह से मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है और उस कंपनी का शेयर का प्राइस अपसाइड मूवमेंट देने की कोशिश करता है। सिक्स रीजन है शॉर्ट कवरिंग एंड सेंटीमेंट। देखिए अगर कोई भी कंपनी डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस कर रही है, अगर उससे पहले उस कंपनी का शेयर का प्राइस हेवीली शॉर्टेड था यानी कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा था, या फिर आपने उस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस किया और आपको पता चला कि वो कंपनी का शेयर का प्राइस ओवरसोल्ड था, तो पॉजिटिव रिस्ट्रक्चरिंग न्यूज जैसे मार्केट में डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग न्यूज आएगी तो मार्केट उसको पॉजिटिव सेंटीमेंट लेगा, मतलब पॉजिटिव सेंटीमेंट समझेगा। तो पॉजिटिव रिस्ट्रक्चरिंग न्यूज शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकती है, इससे शॉर्ट टर्म में उस कंपनी के स्टॉक में स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली आ सकती है। देखिए जो बिगनर इन्वेस्टर होते हैं ना वो ज्यादातर कंफ्यूज में रहते हैं और वो लोग सोचते हैं कि जब कोई कंपनी डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस कर रही है तो डेब्ट रिस्ट्रक्चर होना मतलब कि कंपनी बच गई, तो उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाना चाहिए, लेकिन रियलिटी में कई बार रिस्ट्रक्चरिंग के वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाने के बजाय वो कभी कभी नीचे जाने लगता है। तो आपके मन में ऐसा सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों होता है। देखिए जब कोई कंपनी डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग करती है उसके बाद उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरता है तो उसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, तो हम उन रीजन को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन होता है डिस्ट्रेस का कंफर्मेशन सिग्नल। जब कोई कंपनी डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग
अनाउंस करती है तो मार्केट में एक सेंटीमेंट क्रिएट होता है और जो सीरियस इन्वेस्टर है उन्हें समझ में आता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अभी बैड चल रही है, यानी कंपनी सीरियस फाइनेंशियल स्ट्रेस में थी। मार्केट फ्यूचर को प्राइस करता है तो उस कंपनी का प्रमोटर या मैनेजमेंट रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस करता है तो उस कंपनी के जो इन्वेस्टर है वो कंफर्म हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा वो इंटरेस्ट पे करने में ज्यादा जा रहा है, तो जिस वजह से कंपनी सर्वाइव नहीं कर पा रही है और उस वजह से उस कंपनी का जो कैश फ्लो है वो वीक है और कंपनी लोन रीपे करने की जो कैपेसिटी है वो अभी की सिचुएशन में बिल्कुल नहीं थी और उस वजह से उस कंपनी का जो बिजनेस है ना वो प्रेशर में था। तो ये कॉन्फिडेंस को हिट करता है तो इस वजह से उस कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसमें प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरने लगता है। सेकेंड रीजन है इक्विटी डायलूशन। सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है उस कंपनी के इक्विटी पर। देखिए, जब कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है और वो लोन इक्विटी में कन्वर्ट होता है तो उस कंपनी की शेयर्स की टोटल क्वांटिटी है ना वो बढ़ जाती है और उस कंपनी का जो प्रमोटर है यानी मालिक है उसकी जो होल्डिंग है वो भी डाइल्यूट हो जाती है और उस कंपनी का जो ईपीएस है यानी अर्निंग पर शेयर उसका फॉर्मूला नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अगर शेयर बढ़ गए उस कंपनी के तो पर शेयर अर्निंग भी कम हो जाएंगी, इसीलिए उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरता है या फिर प्राइस एडजस्ट होता है। थर्ड रीजन है मासिव हेयरकट इक्वल वैल्यू डिस्ट्रक्शन। जब कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है तो बैंक है ना कभी कभी हेवी हेयरकट करती है, तो हेवी हेयरकट करने की वजह से उस कंपनी की वैल्यू या फिर वैल्यूएशन में डिस्ट्रक्शन आ जाता है। अगर बैंक को हेवी हेयर कट लेना पड़ रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो कंपनी ने बैंक से लोन लिया है उस कंपनी के एसेट की रियल वैल्यू एक्सपेक्टेड से भी कम थी और उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसका पास मैनेजमेंट फेलर का सिग्नल हो सकता है। तो वो या फिर उस कंपनी के जो इन्वेस्टर है वो सोचने लगते हैं कि जब बैंक इतना लॉस ले रहे हैं तो शेयर होल्डर के लिए क्या बचेगा। इस वजह से उस कंपनी के जो इन्वेस्टर है वो अपनी होल्डिंग सेल करते हैं, जिस वजह से उस कंपनी के शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली नीचे गिरने लगता है। इसीलिए उस कंपनी के शेयर में सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है। फोर्थ रीजन है फ्यूचर ग्रोथ डाउट। देखिए, जो भी कंपनी डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस करती है तो उस कंपनी के जो इन्वेस्टर है उस कंपनी के रिलेटेड फ्यूचर ग्रोथ डाउट रहते हैं, मतलब कि फ्यूचर में ये कंपनी ग्रोथ कर सकती है कि नहीं। देखिए, जब कोई कंपनी डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस करती है तो रिस्ट्रक्चरिंग में सिर्फ उस कंपनी का लोन टर्म चेंज होता है, लेकिन अगर उस कंपनी का कोर बिजनेस ही खराब है यानी अगर उस कंपनी का कोर बिजनेस इंप्रूव नहीं होता है तो प्रॉब्लम वही की वही रहेगी। मार्केट ये एनालाइज करता है क्या उस कंपनी के रेवेन्यू कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं, क्या उस कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, क्या उस कंपनी की सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रही है क्या। अगर जवाब अनक्लियर है तो उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टर सेलिंग करेंगे। अगर सेलिंग करेंगे तो उसमें सप्लाई क्रिएट होगी, तो सप्लाई क्रिएट होगी तो उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस और नीचे गिरने की कोशिश करेगा या फिर गिर सकता है। फिफ्थ रीजन है प्रमोटर कंट्रोल लॉस। देखिए, जब कोई कंपनी अपना बिजनेस रन करना चाहती है तो बिजनेस रन करने के लिए हमें फंड की जरूरत होती है यानी पैसे की जरूरत होती है। तो कंपनी को कहां से फंड मिलता है, वो एक तो शेयर्स बेचकर या फिर डेब्ट लेकर। तो डेब्ट भी दो तरह के हो सकते हैं, एक तो कंपनी लेंडर से डेब्ट लेगी या फिर बैंक से। तो कभी कभी रिस्ट्रक्चरिंग के बाद उस कंपनी में लेंडर की मेजोरिटी बढ़ जाती है तो उस वजह से उस कंपनी का जो कंट्रोल है वो लेंडर के पास चले जाता है, क्योंकि उस कंपनी का जो प्रमोटर है उसका स्टेक होल्डिंग कम हो जाता है। जब प्रमोटर स्किन इन द गेम कम हो तो मार्केट केयरफुली हो जाता है, जिस वजह से उस कंपनी के स्टॉक गिरने लगते हैं।
देखिए, किसी भी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग मिनिमम 51% होनी चाहिए सेबी के अकॉर्डिंग। अगर इससे कम हो जाती है तो प्रमोटर का कंट्रोल इस कंपनी से हट जाता है। तो देखिए, अगर कंपनी से प्रमोटर का कंट्रोल हटेगा तो मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होगा, क्योंकि कंपनी को किस तरह से रन करना है ये प्रमोटर को पता होता है। तो अगर मार्केट में पता चला कि उस कंपनी में जो प्रमोटर था उसका होल्डिंग कम हो गई है, तो अब चांसेस है उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे जा सकता है। जिस वजह से उस स्टॉक में सप्लाई क्रिएट होती है और ये न्यूज बड़ी होती है और उस स्टॉक में पैनिक सेलिंग आती है। जब कोई कंपनी डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस करती है तो डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से उस कंपनी के जो फाइनेंशियल है ना उस पर इंपैक्ट होते हैं। अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो तो बिगनर इन्वेस्टर से अगर आप प्रो इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको ये कौन से फाइनेंशियल डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से इंपैक्ट होते हैं वो समझना चाहिए। जब आप किसी भी डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी में इंटरेस्ट रखते हो या फिर इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हो और आप उस कंपनी का जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होते हैं अगर आपको पता है तो आप गुड डिसीजन लोगे कि उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। तो फर्स्ट इंपैक्ट होता है ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। तो देखिए, अगर कोई भी कंपनी बैंक से लोन लेती है और बैंक अगर वो इंटरेस्ट रेट कम करती है तो उस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो सकता है, ये एक रियलिटी है। बट अगर उस कंपनी ने बैंक से जो लोन लिए अगर बैंक डिसाइड करती है या डिसीजन लेती है कि डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाए यानी डेब्ट को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उस वजह से उस कंपनी के जो शेयर्स है वो इंक्रीज हो सकते हैं और उस कंपनी का जो ईपीएस है यानी अर्निंग पर शेयर वो डाइल्यूट हो सकता है। और ईपीएस का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। डेब्ट टू इक्विटी कन्वर्जन इक्वल डिनोमिनेटर इंक्रीज। जब कोई कंपनी डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग करती है तो डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से उस कंपनी के फाइनेंशियल पर इंपैक्ट होता है। तो वो इंपैक्ट होता है आरओई पर। तो आरओई का फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये एक रेशोस होता है। देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी। जब किसी भी कंपनी का डेप्थ इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है तो उस वजह से उस कंपनी का इक्विटी इंक्रीज होने लग जाता है और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ना टेम्पररी रिड्यूस हो सकता है। थर्ड इंपैक्ट होता है बैलेंस शीट पर। जब कोई कंपनी डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस करती है तो उस कंपनी की बैलेंस शीट चेंज हो जाती है। देखिए, अगर जिस भी कंपनी ने डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस नहीं किया उससे पहले उस कंपनी पर डेप्थ था 1000 करोड़ का और इक्विटी थी 500 करोड़। लेकिन जैसे ही उस कंपनी ने डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग किया तो उस कंपनी की जो बैलेंस शीट है ना उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जो पहले डेप्थ 1000 करोड़ था अब वो डेप्थ हो गया 600 करोड़ और उसकी जो इक्विटी 500 करोड़ थी अब वो हो गई इक्विटी 900 करोड़। देखिए, लीवरेज रिड्यूस, डेप्ट टू इक्विटी इंप्रूव और शेयर होल्डर डायलूशन हो गया। मान लीजिए आपने इस कंपनी में इन्वेस्टिंग की है और ये कंपनी अब डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस करती है। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो या इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो जब कोई कंपनी डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस करती है तो वो क्या सिग्नल होता है इन्वेस्टर के लिए, अब हम वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट दो तरह का सिग्नल दे सकता है। फर्स्ट पॉजिटिव सिग्नल, सेकंड नेगेटिव सिग्नल। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव सिग्नल की। देखिए, जब कोई कंपनी डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस करती है तो उसमें टेम्पररी लिक्विडिटी इशू आती है। अगर वो उस कंपनी का बिजनेस फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, उस कंपनी का मैनेजमेंट भी बहुत ही स्ट्रांग है और उस कंपनी का सेल्स है ना कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है या उस कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और बैंक कॉन्फिडेंट है तो ये पॉजिटिव सिग्नल होता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सिग्नल की। देखिए, अगर किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ वीक है और वो डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी डिस्ट्रेस में है। और उस कंपनी का अगर कैश फ्लो वीक है और ऑपरेशनल प्रॉब्लम भी है तो ये एक नेगेटिव सिग्नल हो सकते हैं या फिर ये तीनों नेगेटिव सिग्नल हो सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। तो आपको समझ में आया कि पॉजिटिव सिग्नल कौन सा है और नेगेटिव सिग्नल कौन सा है। अगर आपको ये तीन सिग्नल दिखाई देते हैं किसी भी कंपनी में
तो आप उस कंपनी में इन्वेस्टेड रह सकते हो। लेकिन अगर आपको ये नेगेटिव सिग्नल दिखते हैं तो आप उस कंपनी से अवॉइड या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जब कंपनी अनाउंस करती है कि हमने डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग किया है, बहुत सारे लोग इसे गुड न्यूज की तरह मानते हैं। लेकिन आप क्या मानते हो, कमेंट करके जरूर बताना। तो देखिए, जब कोई कंपनी डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग करती है तो लोगों का मानना होता है कि कंपनी बच गई। लेकिन रियलिटी ये है कि जब कोई कंपनी डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग करती है तो कभी कभी रिवाइवल का सिग्नल होता है और कभी कभी डिस्ट्रैक्शन का वार्निंग साइन भी हो सकता है। आज हम डिटेल में समझेंगे कि मेजर रेड फ्लैग एंड ट्रैप जो आपको हमेशा इग्नोर करना चाहिए। फर्स्ट रेड फ्लैग होता है रिपीटेड रिस्ट्रक्चरिंग, जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। मान लीजिए एक कंपनी, अगर वो कंपनी बार बार लोन रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है तो प्रॉब्लम टेम्पररी नहीं, स्ट्रक्चरल है। ये आपको समझना चाहिए कि अगर कोई भी कंपनी एक बार रिस्ट्रक्चरिंग करती है तो समझ में आता है, 2 बार वार्निंग हो सकता है, अगर कोई भी कंपनी 3 बार करती है तो ये सीरियस इश्यू है। तो आपको समझना होगा कि ये कंपनी में प्रॉब्लम है, कंपनी के कोर बिजनेस में प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि उस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो पूरी तरह से वीक है। तो इस तरह की कंपनी से आपने हमेशा दूर रहना चाहिए। सेकेंड रेड फ्लैग या ट्रैप हो सकता है ओनली इंटरेस्ट रिलीफ, नो ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट। देखिए, जब किसी भी कंपनी को बिजनेस रन करना है तो उन्हें फंड की जरूरत होती है। ओके, तो कंपनी बैंक से लोन लेती है, वो कितनी भी अमाउंट हो सकती है। तो देखिए, अगर बैंक कंपनी को अमाउंट दे रही है तो वो फ्री में देती है क्या? मुझे आप बताइए, नहीं ना। वो कंपनी बैंक कंपनी को इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। लेकिन जब कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाती तो देखिए, ये बैंक क्या करेंगे, जितनी भी अमाउंट दिए वो पूरा लॉस नहीं सहेंगे। इसीलिए बैंक कंपनी को बोलती है कि हम आपका इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, यानी रिड्यूस कर देंगे, और जो टेनोर था वो भी हम एक्सटेंड कर देंगे, यानी बढ़ा देंगे। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जो कंपनी है, क्या कंपनी का कोर बिजनेस इंप्रूव हो रहा है? क्या रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है? क्या कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स ग्रो कर पा रही है? अगर सिर्फ लॉन्ग टर्म चेंज हो रहा है और उस कंपनी का बिजनेस वही का वही है, यानी बिजनेस वीक है, तो ये सिर्फ टाइम बाइंग स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो इस तरह के डेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए रेड फ्लैग या ट्रैप हो सकता है। अब हम बात करते हैं थर्ड रेड फ्लैग या ट्रैप की। वो ट्रैप है मासिव हेयरकट, और वो हिडन रिस्क हो सकता है। मान लीजिए ये कंपनी, अगर किसी भी कंपनी को बिजनेस रन करना है तो उन्हें फंड की जरूरत होती है, ठीक है। तो कंपनी रन करने के लिए वो बैंक के पास जाती है और बैंक से डेट लेती है, यानी लोन लेती है। मान लीजिए वो अमाउंट 1000 करोड़ है। तो जब कोई कंपनी डेट रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस करती है तो उसमें मासिव हेयरकट होता है। हेयरकट का मतलब होता है बैंक प्रिंसिपल अमाउंट का कुछ हिस्सा माफ कर देती है। सुनने में पॉजिटिव लग रहा है ना कि उस कंपनी का अब डेट कम होगा, लेकिन आपको डीप लॉजिक समझना है। अगर हेयरकट जो बैंक हेयरकट कर रही है वो बहुत बड़ा है, इसका मतलब है कि कंपनी की रियल एसेट वैल्यू कम थी, यानी उस कंपनी का जो मैनेजमेंट था, पास मैनेजमेंट ने कैपिटल डिस्ट्रॉय किया है। ऐसे केस में उस कंपनी के शेयर होल्डर का लॉस होता है और उनका डायलूशन भी हो सकता है। तो जब कोई कंपनी डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है और उसमें मासिव हेयर कट हो रहा है, तो इस तरह की कंपनी को आपने अवॉइड करना है या फिर उसमें आपने प्रॉफिट बुक करना है, यानी सेल कर देना है। अब बात करते हैं फोर्थ रेड फ्लैग और ट्रैप की। वो फोर्थ रेड फ्लैग होता है डेब्ट टू इक्विटी कन्वर्जन। जब कोई कंपनी डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है तो अगर डेब्ट टू इक्विटी कन्वर्जन हो रहा है तो इसमें डायलूशन ट्रैप हो सकता है इन्वेस्टर के लिए। देखिए, कभी कभी
जो कंपनी बैंक से लोन लिया है उस लोन को कंपनी शेयर्स में कन्वर्ट करती है, तो इससे ना उस कंपनी का जो डेब्ट था वो कम हो जाता है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है और पॉजिटिव लगता भी है, लेकिन जब आप उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करोगे या फिर अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो तो आपको पता चलेगा कि जब उसका डेब्ट इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस कंपनी के शेयर्स बढ़ जाते हैं और उसका अर्निंग पर शेयर डाइल्यूट हो जाता है और जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कम हो सकती है और डाइल्यूशन हेवी है तो फ्यूचर अपसाइड लिमिटेड हो सकता है। ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है इन्वेस्टर के लिए, तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये एक रिस्क होता है। जब कोई कंपनी डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस करती है तो सबसे पहले आपको उस कंपनी के जो प्रमोटर है उसका बिहेवियर को समझने की कोशिश कीजिए, और ये हमारे लिए एक रेड फ्लैग या ट्रैप हो सकता है, क्योंकि कंपनी कौन रन करता है? प्रमोटर। तो हमें एक क्लियर पिक्चर मिलेगा और एक क्लियर व्यू मिलेगा। तो जब कोई भी कंपनी डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस करती है तो आपको कुछ सवाल का आंसर ढूंढना है। फर्स्ट सवाल है, क्या प्रमोटर ने पर्सनल गारंटी दी थी? क्या प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहे या घटा रहे? अगर बढ़ा रहे तो ये गुड साइन है, अगर घटा रहा है तो ये एक वीक साइन या फिर नेगेटिव साइन है। फिर उसके बाद देखिए कि कंपनी का जो प्रमोटर है उसने प्लेजिंग किया है। अगर प्लेजिंग हाई है तो ये नेगेटिव साइन है, अगर लो है तो ये पॉजिटिव साइन है। अगर प्रमोटर खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो इन्वेस्टर को भी केयरफुली उसमें इन्वेस्टेड करना है या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेना है। सबसे लास्ट रेड फ्लैग या ट्रैप हो सकता है कैश फ्लो रियलिटी। जब कोई कंपनी डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग करती है या अनाउंस करती है तो प्रॉफिट देखकर एक्साइटेड मत हो। सबसे पहले उस कंपनी की कैश फ्लो को अच्छे से रीड करो। उस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है या नहीं ये चेक कीजिए। उसके बाद उस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, यानी कंपनी अपना लोन कितने अच्छे से भर सकती है, ये चेक कीजिए। फिर उसके बाद डेब्ट डिवाइडेड इबिटडा अगर मैनेजेबल है तो ठीक है, लेकिन अगर उस कंपनी का कैश फ्लो वीक है, रिस्ट्रक्चरिंग सिर्फ टेम्पररी रिलीफ होता है, आपको ये समझना चाहिए। तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आती है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है और आपको पता है कि कौन सा रेड फ्लैग या ट्रैप होता है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बच सकते हो।